जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जो प्रेशर का था, और उस लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल बेलून्स के बारे में कि बेलून्स किस तरीके से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं अगर हम उनके बीच का प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक और एग्जांपल है टेस्ट ट्यूब का कि भाई टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आपने क्या करना है, एक बलून लगा देना है। अब उस टेस्ट ट्यूब को आपने पानी में रखना है, बीकर में रखना है, उस बीकर में पानी लेना है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। अब आप क्या करोगे, वो जो आप पानी लोगे वो बॉइलिंग वाटर लेना है। ठीक है, उस बॉइलिंग वाटर में अब जैसे जैसे बॉइलिंग वाटर उस टेस्ट ट्यूब को हीट अप करेगा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। एक्सपैंड मतलब फैलना शुरू हो जाएगी। उस एयर के जो पार्टिकल्स हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या होंगे, इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी तो बैलून कैसा दिखेगा हमें, बैलून वो बिल्कुल फूलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर क्या करता है, वो वॉल्स के ऊपर, कोई भी वॉल ली है जिसमें आपने एयर को ट्रैप किया है उनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो बैलून क्या करना स्टार्ट कर देगा, फूलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उसी बैलून को हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में डालते हैं, आइस कोल्ड वाटर में डालते हैं, तो आप जानते हैं कि आइस कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, क्या करेगा, वो उस टेस्ट ट्यूब को कोल्ड करेगा। अब जैसे ही टेस्ट ट्यूब कूल होगी तो उसके अंदर जो एयर है वो भी कूल होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे वो कूल होगी तो बलून जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, अंदर की तरफ आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि अगर हम चेक करें कि टेम्परेचर किस तरीके का रहता है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है एयर एक्सपैंड होती है या फिर श्रिंक होती है। ठीक है, एक्सपैंड हो रही है या फिर वो कंट्रैक्ट हो रही है बेसिकली। ठीक, हॉट एयर हमेशा क्या करती है, एक्सपैंड करती है, और कोल्ड एयर क्या करेगी, हमेशा कंट्रैक्ट करेगी। समझ गया? देखो, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, बट हाउ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। देखो, ये तो हमने अभी खुद से क्रिएट किया था। क्या हुआ था, अंदर जैसे जैसे एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर गए हैं। ठीक है, हॉट वाटर की बात कर रही हूँ, उसमें अगर इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, तो आपको क्या पता चलेगा कि बाहर की जो एयर है वो कम प्रेशर डाल रही है अंदर के मुकाबले, तो इसीलिए हमें अपीयर होता है कि जो बलून है वो एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब को अगर हम आइस कोल्ड वाटर में डालते हैं तो बाहर का जो है प्रेशर वो ज्यादा होगा अंदर के मुकाबले, क्योंकि अंदर जो पार्टिकल हैं एयर के वो आराम से बैठ गए, है ना। आराम से क्यों बैठ गए, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, और तो अगर वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बाहर का जो प्रेशर है वो बलून के ऊपर आएगा। अब बलून के ऊपर आएगा, अंदर से प्रेशर कुछ लग नहीं रहा है, तो सारा प्रेशर बाहर से आ रहा है, तो बाहर से प्रेशर आने की वजह से वो बलून अंदर हो जाता है। अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एयर क्या करती है, एक्सपैंड करती है जब हम उसको हीट करते हैं। आपने क्या करना है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच योर बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, है ना। ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ये इसी एक्टिविटी का एग्जांपल था, तो हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 6 में क्या कहा हुआ है कि 2 पेपर बैग्स ले लेने हैं आपने, बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है, या फिर आप कह लो पेपर कप्स। उनको आपने हैंग कर देना है जिससे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। एक आपने क्या किया है, अब कैंडल लिए एक, और उस कैंडल को आपने एक पेपर बैग के नीचे रख दिया है, मतलब काफी थोड़े डिस्टेंस पे रखना है, या फिर पेपर कप के नीचे रख दिया है। फिर आपने चेक करना है जो बैलेंसिंग वाला सिस्टम है, मतलब इस तरीके से आपने उन पेपर बैग्स को टाई करना है वो एकदम बैलेंस्ड रहे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भाई अभी तक तो ये बैलेंस्ड है, लेकिन जैसे ही हमने एक पेपर बैग के नीचे कैंडल को रखा है तो क्या देखते हो कि
वो वाला पेपर बैग ऊपर हो गया है, ठीक है, मतलब लाइट वेटेड हो गया, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो लाइट वेटेड हो गया है। और जो दूसरा है वो अभी भी वैसा ही है, इसकी वजह से उसका वेट ज्यादा होने की वजह से, कैंडल वाले से ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो गया, थोड़ा नीचे हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये बेसिकली हुआ है विंड की वजह से, मतलब प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से। आपको पता है हॉट एयर क्या होती है, हमेशा प्रेशर रिड्यूस करती है ना। तो पेपर के बाहर तो काफी ज्यादा प्रेशर है, लेकिन अंदर जो है प्रेशर काफी कम हो गया। अब अंदर प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली उसका वेट भी कम हो गया होगा, है ना, इसलिए वो क्या अपीयर हो रहा है, लाइटर अपीयर हो रहा है देन द अदर पॉली बैग या फिर पेपर बैग्स। समझ गया? In nature, there are several situations where warm air rises at a place. तो ये क्या बता रहा है कि जो स्मोक होता है या फिर जो वार्म एयर होती है वो हमेशा क्या करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, और उसकी जगह कौन लेती है, ठंडी, है ना। हमेशा जो वार्म एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाती हुई महसूस होती है, और नीचे जो है कोल्ड एयर आती है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस। क्या होता है, कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं, आपने नेचर में देखा होगा, सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर आपने महसूस किया होगा कि जो वार्म एयर है हमेशा राइज होती है। जैसे आप वाटर बॉईल कर रहे हो, बॉइल्ड वाटर के ऊपर जो भी एयर होती है वो हीटअप होती है, वो कहाँ जाती है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही होती है, ठीक है। द एयर प्रेशर ऑफ दैट प्लेस इज लोअर्ड। तो उस प्लेस का जो एयर प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेस टू फिल इट्स प्लेस। अब जैसे जैसे वो ऊपर आएगी तो वही नीचे भी तो जगह बची है ना, तो नीचे वाली जगह कौन लेगा, वो कोल्ड एयर लेगी, ठीक है। दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन इन एयर। तो ये क्या बताता है, कन्वेक्शन दिखाता है एयर में। समझ गए? नेक्स्ट है विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये जो विंड करंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या रीजन है। तो पहला जो रीजन है, जो सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, वो है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। कहाँ कहाँ पे अनइवन हीटिंग होगी, इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में। यू माइट हैव लर्न्ड इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर के आसपास की जो जगह होती है या इक्वेटर वाली जगह होती है, वहां पर जो हीट है वो काफी ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो एकदम, जो सन है एकदम बिल्कुल टॉप पर रहता है, सन की हीट वहां पर सबसे ज्यादा पहुंचती है, क्योंकि सन और वहां का डिस्टेंस दूसरी जगह के डिस्टेंस से कम होता है। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म। इन जगहों पे जो एयर है वो वार्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degree latitude belt on the either side of the equators moves in। क्या है, अब वहां से वार्म एयर राइज होगी तो दूसरी जगह से, जो उसके आसपास की जगह है, वहां से क्या होगा, एयर, जो कोल्ड एयर है वो रश करेगी और उस वार्म एयर के प्लेस को ले लेगी। वार्म एयर ऊपर चली गई है तो उसका प्लेस तो खाली रह गया, तो उसको किसने फिल किया, कोल्ड एयर ने। These wind blows from the north and the south towards the equator। ये winds कहाँ से आती है, नॉर्थ और साउथ से आती हैं, बिल्कुल इक्वेटर के बीच में, ठीक है। At the poles the air is colder than that at the latitude about 60 degree। हमेशा ध्यान रखना है, जो पोल्स है, पोल्स के आसपास, पोल्स पे जो एयर है काफी कोल्डर रहती है, ठीक है, और अबाउट 60 डिग्रीज लैटिट्यूड की रेंज में। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइजेस अप। तो ऐसी लैटिट्यूड एयर्स में क्या होता है, एयर जो होती है, वार्म एयर जो होती है वो हमेशा राइज हो जाती है और कोल्ड विंड जो है उस जगह को फिल कर देती है, उसकी वार्म एयर की जगह को ले लेती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेटअप। इस तरीके से फिर विंड सर्कुलेशन होता है ना। The warmer latitude circulation set up from the poles up to the warmer latitude। पोल से warmer latitudes में पहुंच जाती है। The wind would flown in the north south direction from
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरीके से जो विंड है वो फ्लो करती है। डायरेक्शन कौन कौन सी रहती है? नॉर्थ टू साउथ भी हो सकती है और साउथ टू नॉर्थ भी हो सकती है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो चेंज है डायरेक्शन का कि भाई पहले तो नॉर्थ टू साउथ आ रही है और अब आ रही है साउथ टू नॉर्थ, तो ये बेसिकली अर्थ की सर्कुलेशन या रोटेशन की वजह से होता है। समझ गए? नेक्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग हो रही है लैंड और वाटर की, वो क्यों है? देखो, यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। आपने सुना होगा सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, लास्ट क्लास में भी था। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर and most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the ocean। जो समर है, इक्वेटर के पास में क्या होता है, वहां की जो एयर होती है वो काफी जल्दी गर्म हो जाती है लैंड की। ठीक है, टेम्परेचर जो है लैंड के ऊपर वाली एयर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है देन द एयर ऑफ वाटर अबव द ओशन। ठीक है, मतलब ओशियन के ऊपर वाली जो एयर है उसके मुकाबले ओशियन के ऊपर वाली एयर जो है थोड़ी ठंडी रहेगी और जो लैंड के ऊपर वाली एयर है वो काफी गर्म रहेगी। समझ गए? द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो जो लैंड की जो एयर है वो क्या है, वार्म अप हो रही है, फिर वो ऊपर जा रही है, तो उसको कौन फिल करता है? फिर जो ओशियन से एयर आ रही है ना, वो उसको फिल कर देता है, कोल्ड ब्रीज आती है। इस तरीके से द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अब आपको पता है ये इस तरीके से मॉनसून विंड्स होती हैं। अब जो मॉनसून वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। ठीक है, जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं मौसम, है ना, विच मीन्स सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स्ड। लेकिन विंटर के केस में ये उल्टा हो जाता है, जो ओशियन के ऊपर वाली एयर है वो वार्म जल्दी होती है और लैंड के ऊपर वाली एयर जो है वो कोल्ड रहती है। ठीक है, तो ओशियन के ऊपर वाली एयर जो है राइज हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और लैंड वाली जो है ओशियन के ऊपर जाएगी। ठीक है, उसकी जगह ले लेगी, उस वार्म एयर की जगह ले लेगी। द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो ओशियन के ऊपर वाली विंड होती है वो हमेशा क्या कैरी करती है, वाटर कैरी करती है, और उसकी वजह से फिर बारिशें होती है, जो कि पार्ट है वाटर साइकिल का। क्लाउड ब्रिंग रेन्स। ठीक है, क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव्स अस हैप्पीनेस। क्या करते हैं क्लाउड्स? बारिशें लेके आते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। फार्मर्स नॉर्मली डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? बारिश के ऊपर ही डिपेंड्स होते हैं। कई सारे देखो फोक सॉन्ग्स भी किसके ऊपर बने हैं? बारिशों के ऊपर, रेन के ऊपर ही बने हैं। तो ये आपका देखिए सॉन्ग गिवन है रेन के ऊपर ही। लेकिन हम आगे देखते हैं, हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। हमेशा ये हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर रेन काफी ज्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी बन सकती है। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर एंड द पेरेंट्स। देखो इसमें क्या लिखा है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो अपने पेरेंट्स से भी, आप टीचर्स से आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ विंड्स की वजह से, आप कह लो रेन की वजह से क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर अकर होते हैं। ये जो नेचुरल डिजास्टर हैं ये बेसिकली हर किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन की लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है, एनिमल लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है, प्लांट्स की लाइफ के लिए भी थ्रेट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करते हैं और इनकी क्या क्या मतलब डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब क्या क्या नुकसान करते हैं ये, इसके बारे में, और क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इनसे बचने के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको मैंने जितना भी बता दिया उनको रीड करिए, और अगेन सॉरी क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था, बट इट्स ओके, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।